बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसे हम शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका फिजिकल का जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसी की तैयारी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। आपका फिजिकल का जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसके लिए हम अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जिसके आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो डिट्टो भी रिपीट हो सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर दिखेगा। ठीक है, देखो बच्चों, फिजिकल का पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और 70 नंबर का रहने वाला है। और पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, पेपर जो है बच्चों, ये आपका 5 खंड में डिवाइड होगा और पूरे पेपर में 37 प्रश्न होंगे। खंड ए जो रहेगा, इसमें 1 से लेकर 18 ये आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड बी के अंदर 19 से 24 ये आपके 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको कोई 5 करने हैं, यानी कि 2 नंबर के होंगे 6, लेकिन आपको कोई 5 करने हैं। खंड सी के अंदर आपके 25 से 30 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे लघुत्तरीय प्रकार के, और ये भी 6 होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 5 के आंसर करने हैं। ठीक है, खंड डी के अंदर 21 से लेके 31 से लेके 33 ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे बच्चों, केस स्टडी वाले। ठीक है, और सबसे आखिरी खंड ई, इसमें 34 से 37 ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल 4, जिसमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये है आपका पेपर का पैटर्न। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। देखो, एनिमेशन के माध्यम से भी आपको मैंने समझाया। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। आपका सेक्शन ए में जो है वो 18 एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 करने हैं। सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 6 करने हैं। सेक्शन डी में 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड, और सेक्शन ई में आपको 5 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से किन्हीं 3 को करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, वो शुरू हो गया है। अब ध्यान से सुनिए, अभी जिन 18 एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम समझेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन मेरे बताने से पहले आप अपने मन ही मन कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में जरूर आंसर करना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने कितनी तैयारी की हुई, आपकी लेवल क्या है तैयारी का। ओके, शुरुआत किया जाए बिना देरी करते हुए। ऑलरेडी हमारे अराउंड 4 मिनट हो चुके हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा एक चित्र पर आधारित। ठीक है, अब इस चित्र में आप देखेंगे तो एक लड़का है जो कि एक पैर पे खड़ा हुआ है, एक पैर को हाथ से पकड़ा हुआ है, और बेसिकली क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है आयु वर्ग 5 से 8 और 5 से 8 के 8 साल के बच्चे कितनी क्लास में होते हैं, 1 से 3 तक होते हैं। तो 1 से 3 या 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे जो टेस्ट दिया गया है, ये जो बच्चा टेस्ट कर रहा है, ये कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएमआई बिल्कुल भी नहीं है। और टैपिंग टेस्ट बेसिकली क्या है, ये पूर्व जो विद्यालय के बच्चे होते हैं उसके लिए होता है, जो प्लेट वगैरह नहीं होती इधर उधर सरकाने के लिए, ये वो है। बट हमारा ये जो टेस्ट है ना, ये है फ्लेमिंगो बैलेंस्ड। कौन सा है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब जो बच्चे दृष्टिबाधित है उनके लिए प्रश्न ये है, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ऐसा शारीरिक व्यवहार जो कि किसी के साथ जानबूझकर किया जाए उसको नुकसान पहुंचाने, उसे क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप उससे दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, जानबूझ के आप उसके साथ में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये रहेगा बच्चों शत्रुतापूर्ण आक्रामक। ठीक है, जानबूझ के आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाएगा, तो आइडेंटिफाई द टेस्ट शोन इन द अबव पिक्चर, एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 और क्लास 1 to 3। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है। एंड फिजिकल बिहेवियर दैट इंटरनली cause harm to others, it is called hostile application। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है हमारा। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, आखिर इसको बनाने का मेन टारगेट क्या था, इसका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य ये था कि ये विभिन्न खिलाड़ियों के बीच में से प्रतिभा को खोजे और अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी है उनको खोजे। ठीक है,
तो ये आपका ए वाला बिल्कुल सही है। आप आंसर करते चलिएगा जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उस हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एथलीट गति या फिर कह सकते हैं एथलीट के त्वरण को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो बेसिकली ये मापा जाता है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। ओके, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेसिकली आपका एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे पूछा गया है अस्थि सुस्थिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो कि महिला एथलीट ट्रायड होता है। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं जिसमें से एक अस्थि सुस्थिरता भी है। तो इसका अर्थ क्या है यार? क्या इसके इस बीमारी में, इस ट्रायड में जो महिलाओं के शरीर में अस्थि यानी कि उनके जो बोन मटेरियल होता है उसमें कमी आ जाती है, कैल्शियम में कमी आ जाती है बोन में, या फिर जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है? तो इसका मतलब क्या है? अस्थि सुस्थिरता में अस्थि में कैल्शियम में कमी आती है, उसके घनत्व डेंसिटी में भी कमी आ जाती है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इंग्लिश में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? तो कैल्शियम डिफिशियंसी इन बोन एंड डिक्रीज बोन डेंसिटी, तो डी राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर से देखिए आपके 4 जो एमसीक्यू हैं वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे विशेष ओलंपिक के बारे में सही कथन का चयन। ठीक है ना, मतलब विचार कीजिए। तो विशेष ओलंपिक की शुरुआत जो थी वो 1968 में हुई थी और इसकी शुरुआत का जो श्रेय है वो जाता है कैनेडी स्टाइवर को। तो दोनों बातें सही है। विशेष ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं, हर 4 साल में खेले जाते हैं। और ये खेल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके द्वारा आयोजित। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये चारों जो बातें हैं वो विशेष ओलंपिक के बारे में है जो कि सभी सही दी गई। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ये रहा देखो सी वाला, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो सारे बच्चे आप मुझे एक बार कमेंट में बताना, ठीक है, वीडियो के एंड होने के बाद में, कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और साथ ही आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों में ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और यूट्यूब जो है ना वो ज्यादा जिस वीडियो पे लाइक होती है उससे भी रिकमेंड करता है उन लोग। तो आपका एक लाइक मेरे लिए और बाकी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेशल ओलंपिक, ये रहे। ठीक है, चारों के चारों सही है, तो ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे एक लड़का है राहुल नाम, जो कि एक घुड़सवार है। राहुल घुड़सवारी करते समय घोड़ा और सवारी गति कर रहे हैं, यानी कि राहुल और घोड़ा दोनों ही गति कर रहे हैं। लेकिन जब घोड़ा अचानक से रुक जाता है तो सवारी का निचला शरीर आराम करता है, जबकि ऊपरी शरीर कुछ समय के लिए गति में रहता है। यानी कि कमर के नीचे का जो भाग वो थोड़ा टाइम के लिए आराम में रहता है, स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपरी शरीर जैसे सर, कंधा, ये कुछ समय के लिए गति करता है। तो ये गति का कौन सा नियम है? ठीक है, ये गति का कौन सा नियम है? ये गति का पहला नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे बताया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से समझिए। ये यहाँ पे पूछा गया है कि शरीर की लचक को निर्धारित करने वाला शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि आखिर शरीर की लचक को निर्धारित करने वाले सारे क्रियात्मक कारक हैं कौन। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारी मांसपेशियां शक्ति, ये निर्धारित करती है। साथ ही आयु तथा लिंग ये भी निर्धारित करती है, और चोट ये भी निर्धारित है। लेकिन एरोबिक क्षमता जो है ये लचक को निर्धारित नहीं करती। तो ऑप्शन बी, एरोबिक कैपेसिटी इज नॉट फिजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइज इलेक्ट्रिकली। ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला प्रश्न भी आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। कैसे? बुढ़ापे के कारण शरीर में होने वाली क्रियात्मक जो परिवर्तन है उसमें शामिल है। तो बुढ़ापे के कारण जो अस्थि यानी कि बोन मटेरियल जो होता है इसमें कमी आ जाती है। ठीक है, मांसपेशियों की जो प्रणाली होती है, श्वसन जो प्रणाली होती है, हृदय की जो प्रणाली होती है, इन सभी के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। बाल, दांत, इंद्रियां, जैसे हमारी आंख जो ये भी एक इंद्रिय एक तरीके से, तो इसकी क्षमता, देखने की क्षमता में कमी आ जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि बूढ़े लोगों को ना वो रतौंधी टाइप में हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसी वजह से। तो बुढ़ापे के कारण ये सारे के सारे परिवर्तन आते हैं। तो अगर 2 नंबर में अब क्वेश्चन आ जाए बुढ़ापे के कारण शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, तो ये सारे आप बताएं। ठीक है,
ड्यू टू गोइंग द बॉडी इज इन्वॉल्व इन डिफेक्शन। तो ये क्या है यहाँ पे, सारी सही है, ऑप्शन डी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आ गया है अब हमारा एक मिलान। अब मिलान में है परीक्षण हमारे, ठीक है। तो कौन सा परीक्षण किससे मेल खाता है ये हमें देख। सबसे पहले बात करते हैं बाजू मोड़ने के परीक्षण की। तो ये परीक्षण जो है वो शरीर के ऊपरी भाग की जो शक्ति है इसको मापने के लिए किया जाता है, यानी कि पहले का हमारा सी हो गया। बैक स्ट्रेच परीक्षण ये किसके लिए किया जाता है भैया, तो ये किया जाता है ऊपरी भाग जो हमारे कंधे होते हैं इसकी लचक के लिए। तो ये भी ठीक है भाई। उसके बाद 6 मिनट पैदल चाल, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है हृदय वाहिका की पुष्टि के लिए। तो ये भी ठीक है, यानी कि दूसरे का बी हो गया, तीसरे का डी हो गया। और चौथा बचता है चेयर सिट एंड रीच परीक्षण। तो इसका उपयोग किया जाता है शरीर के निचले भाग की लचक के, यानी कि चौथे का डी। तो पहले का सी किस में दिया हुआ है भाई, ये रहा देखो ऑप्शन सी वाला, बस मिल गया आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट है। ओके, ओहो यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गया, खैर कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लेना। सी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे हमें दिया गया है एक अभिकथन जो कि ये कहता है अस्थमा जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि एक व्यक्ति की श्वास नलिकाओं से, जहाँ से वो श्वास लेता है उन नलियों से जुड़ी हुई है। इस अस्थमा में होता क्या है, तो इसमें फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे इस बीमारी, इस रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूल, धुआं, वायु प्रदूषण या फिर आनुवंशिकता के आधार पे परागकण या फिर जानवर की त्वचा, बाल या पंख इत्यादि के, इन सभी वजह से अस्थमा होता है। तो सारी बातें बिल्कुल सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या। ठीक है, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया कि SAI, ये जो खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट होते हैं, इसमें आपको बताना है 5 से लेके 8 वर्ष की आयु वाले कितने परीक्षण शामिल होते हैं, यानी कि इन बच्चों के लिए कितने परीक्षण शामिल होते हैं। तो केवल और केवल 3 परीक्षण इसमें शामिल है। ठीक है, कितने, ओनली 3। चलिए अब यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ये BMI वाला है, आपको BMI के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब मैं आपको पेपर नंबर 2 करवाऊंगा ना, पेपर नंबर 2, उसमें BMI के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा एक 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, अभी के लिए आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि BMI जो 30 है इसको BMI की किस श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आसान कर देता हूं, आपको ए और डी में से बताना है, या तो ए है या तो डी है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, इन दोनों में से नहीं, ए या डी में से कोई एक होगा, बताओ कौन सा हो सकता है। ठीक है, इन विच कैटेगरी ऑफ BMI डज BMI 30 फेल, तो किसमें से होगा, ऑप्शन 1 और 2 किसमें होगा, बताना सारे बच्चे। सही आंसर आपको पिन मिल जाएगा। 13 क्वेश्चन, साधारण कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देखो साधारण कार्बोहाइड्रेट 3 रूप में पाई जाती है। सबसे पहली होती है मोनोसेक्राइड्स, फिर होती है डाइसेक्राइड्स, ठीक है, और तीसरी होती है ट्राइसेक्राइड्स। ये जो ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज है, ये क्या है, ये साधारण नहीं बल्कि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट का रूप है। इसका जटिल का, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो है इसका संबंध किससे, तो आप सभी को पता है किससे संबंध है इसका, वे व्यक्ति जो विकलांग हैं उनके लिए चलाए गए शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द डिसेबल्ड इज द फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15, निम्न में से वृद्धा अवस्था में शरीर का कौन सा क्रियात्मक परिवर्तन नहीं होता है, ये पूछा गया है। नहीं, तो कौन सा नहीं होता ये मैं बताना है। मांसपेशी के आकार तथा शक्ति में कमी आती है, पाचन संस्थान में भी कमी आती है, और बोन मटेरियल इसमें भी कमी आती है। लेकिन ये कहना कि लचक में वृद्धि होती है गलत है, क्योंकि लचक में भी कमी आती है बुढ़ापे में, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो लचक में वृद्धि होना ये परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से बुलिमिया नार्वोसा कौन सा है, यानी कि बुलिमिया नार्वोसा के अंतर्गत कौन सा विकार आता है। तो इसमें बुलिमिया नार्वोसा के अंतर्गत
छुप छुप कर खाना या फिर एकांत में भोजन करना, ये शामिल हो जाता है। आपको बार बार भूख लगती है, ये भी शामिल हो जाता है। और वजन बार बार कम होता रहता है, बार बार ज्यादा होता रहता है, ये सारी बातें किसके लक्षण है? ये बुलिमिया नर्वोसा के लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर आपका भैया जी डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो विच इज द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ बुलिमिया नर्वोसा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। कोई व्यक्ति पतला है, लंबा है और उदास है, तो ऐसे व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली जो शेल्डन जी थे, हर्बर्ट शेल्डन, कुछ इस तरीके से उन्होंने 3 प्रकार के नाम दिए थे, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो ये जो पतला लंबा उदास व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एक्टोमॉर्फी के अंतर्गत। इसके एक्टोमॉर्फी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। एमसीक्यू का सबसे आखिरी क्वेश्चन, जिसमें कि एक फिर से मिलान आ गया है। मिलान में सबसे पहले दिया गया है आइसोमेट्रिक विधि। तो इस विधि का उपयोग किसके लिए होता है भाई? इस विधि का उपयोग होता है मांसपेशी की लंबाई में बदलाव नहीं होता इसके लिए। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं, शायद एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है। फिर फार्टलेक विधि क्या होती है? तो ये हृदय दर 140 से 180 तक है, इसको नापती है। ठीक है, फिर है परिधि प्रशिक्षण विधि। तो ये बिना अंतराल दिए सभी व्यायामों को पूरा करने की है। और पीएस रन विधि, इसका संबंध गति से है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक मेथड जो है आपका सी है, फार्टलिक मेथड आपका ए है, और ये सी का डी है, और चौथे का आपका बी है। तो ऑप्शन ए राइट। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने अभी तक अपने जो है सेक्शन नंबर ए, ठीक है, सेक्शन नंबर ए के सारे 18 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपने कितने नंबर के अच्छे और सही आंसर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सेक्शन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है आज का अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक अथवा भी दे ही दिया गया, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया बात। प्रश्न क्या है हमारा 19 का पहला? भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी, इससे आप क्या समझते? तो महिलाओं की भागीदारी का अर्थ है कि खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, यानी कि खेल में महिलाएं भी भाग लेती हैं, ये इस चीज को दर्शाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देने होंगे। तो भारत में सन 1952 में ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला ने भाग लिया। ठीक है, पहली बार किसी भारतीय महिला ने भाग लिया था, तो कब? 1952 के ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जिसने कांस्य पदक जीता भारत के लिए, उसका नाम था कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, जो भारोत्तोलन होता है उसमें इन्होंने जीता था, और कब? 2000 ओलंपिक। ठीक है, सन 2000 के ओलंपिक में इन्होंने जीता। एक एग्जाम्पल, और एक कवि उन्होंने भाग लिया, बस वो बताना था। योजना जो आप बनाते हैं, आप जो प्लानिंग करते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं? ठीक है, आ जाइए समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि ये जो योजना शब्द है, इसका अर्थ क्या है। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोगी होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने फोन पे अभी सर्च किया क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य एक अच्छी से अच्छी वीडियो को ढूंढना और जो अच्छे समझा सके उसको पढ़ना है ना। आपकी अब आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी, कौन सी वीडियो देखें, बहुत सारी वीडियोस है ना। तो अब इसमें सरल कार्य क्या हुआ कि आपने किसी एक वीडियो पे क्लिक किया, आपको वो अच्छी लगी तो आपने देख ली, इससे क्या हुआ? आपकी समस्या सॉल्व हो गई। ऐसे ही जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है ना। तो आपको जब आप प्लानिंग करते हैं, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये आता नहीं है, तो एक काम करता हूँ, पहले इसे समझ लूंगा, फिर आगे चल के जो है थोड़ा रिवीजन कर लूंगा। तो जो समस्याएं आई आपने उसको पहले सॉल्व कर लिया, तो इसी को योजना बोलते हैं। अब उद्देश्य क्या योजना का? योजना का अच्छा उद्देश्य सबसे पहला ये है कि आप जो भी काम करने वाले हो, उस काम में आपका अच्छा तालमेल बनता है, आपका नियंत्रण अच्छा हो। ठीक है, उस काम को करने के लिए आपने जो भी बजट सुनिश्चित किया हुआ होता है, ये उसके दबाव को कम कर देता है। पहले ही पता चल जाता है कितना आपका खर्चा बैठने वाला है, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। गलती की संभावना नहीं होती, क्योंकि आपने पहले ही सारी समस्या को देख लिया, समस्या को हल भी कर लिया, तो गलती ना के बराबर होती है जब आप कोई प्लानिंग करते हैं। ये हमारे प्रबंधन को, यानी कि हम जो भी कार्य का मैनेजमेंट करते हैं, उसको बहुत अच्छा बनाता है। हमारे समय को, धन को, हमारे संसाधनों को बचाता है। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको 2 ही बताने थे, मैंने मतलब 4 बताने थे, 7-8 आपको बताने थे। अब ये पेपर में अगर 3 नंबर में आए तो पूरा लिखना, 2 नंबर में आए तो मात्र 4 बातें ही लिखनी।
ज्यादा नहीं। ठीक है, आ जाइए इंग्लिश में बात करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स इन इंडिया? तो कैसे हुआ इसके बारे में यहाँ से पढ़िए। एंड राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान, ऑफ दी प्लान बेसिकली, यानी कि प्लानिंग की बात हो रही है, तो प्लानिंग होती क्या है एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि आपने इसे मोस्टली शायद किताब में पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन है। प्रश्न क्या है? प्रतिक्रिया योग्यता पर चर्चा। तो प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है पहले तो ये समझ। वह योग्यता जो किसी संकेत के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है उसको बोलते हैं। अर्थात ये ऐसी योग्यता होती है जो किसी व्यक्ति को कोई संकेत जब मिलता है उसके उसके लिए काम करने को दर्शाता है। ठीक है, अब ये दो तरह की होती है। सबसे पहले तो साधारण प्रतिक्रिया योग्यता, अर्थात यह योग्यता उन संकेतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में मदद करती है जिनका व्यक्ति को पता है, यानी कि हमें पता है इस संकेत का क्या अर्थ है तो हम उसके प्रति काम करते हैं। फिर जटिल प्रतिक्रिया योग्यता होती है। यह वह योग्यता है उन संकेतों को दर्शाती है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो फिर हमें दूसरा व्यक्ति बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती क्या है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये क्या है सारी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 21 की। तो ये भी हो सकता है कि आपसे पेपर में 4 नंबर में पूछा जाए या 3 मतलब 3 नंबर में पूछ लिया जाए, तो ध्यान से समझिए। अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर आखिर क्यों होता है? हमारे जो फ्रैक्चर होते हैं वो आखिर होते क्यों? कोई 4 कारण। सबसे पहला कारण तो ये है भाई कि अस्थि भंग यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है उनमें कुछ प्रकार की कमी आ जाती है, या फिर हड्डियों पे तेज प्रहार होती है, या फिर आपस में वो टकरा जाती है, बोन मटेरियल जो उसकी कमी हो जाती है, और भी बहुत सारी। खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे फुटबॉल का मैच है तो उसमें खिलाड़ी आपस में कई बार टकरा जाते हैं, तो ये जो टक्कर होती है बड़ी जोरदार होती है। या फिर जैसे कोई खो खो खेल रहा है तो खो खो खेलते टाइम जब वो खिलाड़ी को पकड़ रहा होता है तो जो खंबा होता है कभी उससे उसकी छाती लग जाती है, फिर कुछ और, तो इससे क्या होता है ना, बहुत गहरी उसको चोट लगती है, तो फ्रैक्चर बन जाता है। ठीक है, आपको चोट लगती है चाहे फिर वो बलपूर्वक हो या फिर किसी अप्राकृतिक गतिविधि के द्वारा, इससे फ्रैक्चर बन जाता है। जब आपके शरीर के अनुसार आप ज्यादा से ज्यादा लंबी दौड़ करते हैं, ठीक है, या लंबा पैदल चलते हैं, तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। आप किसी सख्त यानी कि ठोस जो सतह होती है उस पर ऐसे ही गिर जाते हैं, ठीक है, शरीर में आपके कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब ये अस्थि भंग होते हैं। ठीक है, तो कोई 4 मुख्य कारण आपको बताने थे, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे मैंने समझा दिए। ठीक है, आगे बात आती है इंग्लिश में। तो राइट एनी 4 मैन कॉज ऑफ फ्रैक्चर। तो 4 कारण क्या है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 22। वैसे भी ये 3 नंबर का प्रश्न है लेकिन 2 नंबर में है, ध्यान से समझिए। जल मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, जल मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। समझाते हैं कैसे। जल मनुष्य के जीवन के साथ साथ मनुष्य के भोजन का भी एक आवश्यकता है। मानव का शरीर लगभग 70% जल से ही बना होता है और इसमें भी 90% जल। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी कि 2 से 3 लीटर पानी एक व्यक्ति को पूरे दिन में पीना चाहिए, अगर उसे अपना शरीर, मानसिक और पाचन क्रिया को अच्छा बनाए। जल के द्वारा क्या होता है, जब हम कुछ विषैला या कुछ खराब पदार्थ खा लेते हैं तो जल जो है वो ऐसे विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाल लेता है और हमारे शरीर के अंदर अच्छे से अच्छा जो पदार्थ होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। जैसे आपको कई कभार गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो आप अपने हाथ मुंह धो लो, ठीक है, और 2-4 गिलास पानी पी लो, डेफिनेटली आपके गुस्से में कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। ठीक है, और गुस्सा आता है तो सबसे पहले अकेले हो जाओ, क्योंकि गुस्से में कही गई बात कभी भी वापस नहीं आती। जैसे वो तीर कमान वाली बात है ना, कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस लौट के नहीं। तो जब भी गुस्सा हो, आपको लगता है कि मैं किसी को कुछ गलत बोल सकता, तो शांत हो जाओ। ठीक है ना, एक रियलिटी वर्ल्ड की बात। वेल आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो एक्सप्लेन दैट वाटर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो क्या है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। ये प्रश्न देखो, ऐसा प्रश्न है जिसमें से 3 नंबर का और 6 नंबर का, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, 6 नंबर का है 5 का, एक बार देखें जरा। ओके, 5 नंबर का बेसिकली, 3 और 5 का है ना। तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया आपको घर्षण वाला,
ये एक ऐसा प्रश्न है बच्चों जो कि आपका आ सकता है 3 नंबर में भी और 6 नंबर में। ठीक है, मैं 2 नंबर में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आपके लिए मैं सैंपल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 लाऊंगा तो उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए चलिए पढ़िएगा। घर्षण के कोई 2 लाभ और कोई 2 हानियां। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे इस प्रश्न को इस तरीके से, ताकि ये प्रश्न अगर आपका 3 या फिर 5 नंबर में आ जाए तो भी आप पूरा लिखें और पूरे नंबर में। समझिए, पहले घर्षण के लाभ की बात है। तो घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ है वस्तु की स्थिति को बनाए रखना, अर्थात घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति को तथा उसका आकार को स्थिर रखता है। जैसे मान लीजिए ये डिजिटल जो पेन है, जिसके माध्यम से इस वीडियो में मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो घर्षण जो हो रहा है, ये मेरे इस लाइन के आकार को और इस वस्तु को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, फिर आता है गति में सहायता कर। घर्षण के कारण हम आराम से चल सकते हैं, हम दौड़ पाते हैं, धावक तेजी से चलता है, ये सारी चीजें। ये हमारे ताप को बढ़ाता है क्योंकि घर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, ये हमारी पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। जैसे कि बैडमिंटन में जो खिलाड़ी है वो रैकेट को मजबूत पकड़ता है, किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। अगर घर्षण बैडमिंटन पे सही नहीं होगा तो वो वहां से छूट जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजें, ये तो इसके लाभ हो गए। इसकी कुछ हानियां भी हैं। अब क्या है घर्षण की हानियां भाई, आइए समझिए। देखिए, सबसे पहला है वस्तु में टूट फूट होना। घर्षण के कारण कई बार वस्तु में टूट फूट होती रहती है। इससे बचने के लिए हमें वस्तु पर या फिर उसके नीचे तेल या चिकनाई का उपयोग करना। ऊर्जा का नुकसान, घर्षण ऊर्जा को खत्म कर देता है, ये गति को कम कर देता है और गति को मुश्किल भी बना देता है। कई बार घर्षण जो है वो गति को और ज्यादा मुश्किल भी बना देता है। तो कुछ ये हानियां। ठीक है, आ गया समझ में घर्षण के अलावा हानियां। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें, राइट वन एडवांटेज और टू डिस है, आपको बताने हैं राइट टू एडवांटेजेस और टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले बेनिफिट क्या है फ्रिक्शन के? तो मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एड्स इन मूवमेंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथन द ग्रिप। इसके लॉस क्या है? तो वेयर एंट्री एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी लॉस, रिड्यूसिंग स्पीड, मेकिंग मूवमेंट वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों सेक्शन बी के हमारे ये जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इनको हमने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, और अभी अराउंड हमारे 28 मिनट हुए, 29 मिनट। इस प्रकार से आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। अब यहाँ से शुरुआत होगी बच्चों हमारे आज के इस पेपर। ठीक है, खंड नंबर सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लघु उत्तरीय। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। इसमें 24 जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है, मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन ये निकलेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको हमेशा बताया मैं आपको क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे बताऊंगा ताकि क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है और हो सके अगर वो 4 में भी आ जाए तो आंसर ऐसा बताऊंगा कि 4 नंबर वाला आंसर बताऊंगा, उसमें से 2 नंबर में आएगा 2 में लिख देना, 4 में आएगा 4 में लिख देना, है ना? आइए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? भोजन में 2 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, एक विटामिन होते हैं और एक होते हैं आयरन, है ना, यानी कि खनिज होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आपको इन 2 में से किसी एक सूक्ष्म पोषक तत्व को यहाँ पे समझाना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन की। ठीक है, विटामिन के अंदर हम 6 प्रकार के विटामिनों के नाम को जानते हैं। ठीक है, अब जिसमें से आपके बहुत से एमसीक्यू भी यहाँ पे आपको समझ में आए, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनल विटामिन भी बोलते हैं, जो कि एक व्यक्ति के शरीर के विकास के लिए, खास करके उस व्यक्ति के आंखों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर विटामिन डी आ जाता है। यह विटामिन शरीर की सभी हड्डियों के बनाने और उसकी वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जो कि हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है। अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, रोशनी में बैठो अच्छा रहेगा। विटामिन ई, ये हमारे सेल और ब्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन के, ये खून को जमाने के लिए सहायता करता है। और विटामिन बी, इसके अंतर्गत बी के 6 समूह आते हैं, और अगर विटामिन बी की कमी हो गई तो हमारे शरीर में बेरी बेरी नामक जो रोग है ये भी हो जाता है। विटामिन सी, यह शरीर, टेंडन और लिगामेंट्स इसकी मरम्मत करता है और हमारे विकास के लिए जरूरी है। ये हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी विकसित करता है। ठीक है, तो आपको इन विटामिनों के नाम याद रखने हैं, और आपसे एमसीक्यू में कुछ भी अब आ जाए तो आप बता देंगे ना विटामिन ए, डी, ई, के, बी और सी इसके बाद।
ओके, अब देखिए आपको कोई एक बताना था, लेकिन मैं आपको दूसरा पॉइंट भी बताता हूँ, खनिज पदार्थ। ठीक है, अब खनिज में सबसे पहला है आयरन। आयरन क्या कहते हैं? यह खनिज जो है, आयरन नामक खनिज, ये हमारे रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण करता है। फिर खनिज है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और हमारे दांतों के निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस, ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत, निर्माण कैल्शियम करता है और मजबूत फास्फोरस बनाता है। सोडियम, यह हमारे तंत्रिका तंत्र को और मजबूत बनाता है। आयोडीन, आयोडीन बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसकी कमी से हमारे शरीर में सेगवाइटर नामक रोग हो जाता है। फ्लोराइड, ये हमारे नाखून, हमारे दांत, इनके निर्माण और इनकी मजबूती बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो भोजन में ये होते हैं दो तरह के खनिज पदार्थ। ठीक है, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। पहले तो आपको बता दिया मैंने विटामिन, फिर आपको बता दिया मैंने खनिज पदार्थ। तो किसका उपयोग किसके लिए होता है, ये भी आपसे हो सकता है तो एमसीक्यू में पूछ लिया। ठीक है ना, याद कर लें। चलिए, आपसे कोई एक पूछा गया था, मैंने दोनों बताया। अथवा में कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता क्या है, पहले इसे समझते हैं, फिर इसके प्रकार को जाने। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमारे सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वो इस कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। अगर हमारे शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो वो एक जगह एकत्र होता रहता है। ठीक है, वसा व ग्लाइकोजन के रूप में, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये कार्बोहाइड्रेट उपयोग कर लिया जाता है। अब कई प्रकार के अनाज, कई प्रकार की दालें, आलू, गाजर, केला, गन्ना, शहद इत्यादि जो मीठे फल हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं साधारण यानी कि शर्करा कार्बोहाइड्रेट की। इसमें क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट अनाज जैसे कि गेहूं, चावल और जो रसीले फल होते हैं जैसे कि गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास, इनसे हमें मिलता है, जो कि कैसा होता है, मीठा। नाम ही है शर्करा, यानी कि स्वाद में मीठा होगा, है ना। इनमें जो शर्करा होती है वो तीन रूप में पाई जाती है, जैसे कि आपको मैंने एमसीक्यू में बताया था, मोनोसेक्राइडस, डाइसेक्राइडस और ट्राइसेक्राइडस। ये जो शर्करा है, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मोल्टोज, यानी कि ये सभी पानी में घुलनशील होते हैं और ये सभी स्वाद में मीठे होते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसे हम पॉलीसेक्राइड्स के रूप में जानते हैं। ये कैसे होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और इनमें जो शर्करा है वो पॉलीसेक्राइड्स के रूप में पाई जाती है और ये पानी में घुलते भी नहीं है। इनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज ये प्रमुख होते हैं, जो कि हमें आलू से, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल इत्यादि से मिलता है। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं इसमें भी ज्यादातर पॉलीसेक्राइड्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं। नॉर्मल हम जो अपने घर का खाना खाते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार कार्बोहाइड्रेट के आपको समझ में आ गए। और कार्बोहाइड्रेट है क्या, समझ गए बढ़िया तरह से। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशंस इन फूड विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, डिस्क्राइब एनीवन। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में आप बताएंगे इन सारी बातों को। ठीक, फिर आप बताएंगे मिनरल्स के बारे में, जो कि आपके सामने ये लिखा। ओके, फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में था कि व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट एंड राइट इट्स टाइप्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है आइए समझिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है यहाँ से समझ सकते हैं, और इसके दो टाइप होते हैं। एक तो शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, जिसे हम फिजिको क्या पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें मधुमेह से संबंधित आपके सारे डाउट एक ही बार में समझ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण और कारण बताइए। तो पहले बात करते हैं कि आखिर मधुमेह क्या। मधुमेह आमतौर पर चयापचयी विकार यानी कि मेटाबॉलिक के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मधुमेह में एक व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक शर्करा जो है वो अधिक मात्रा में जब पाई जाती है तो वो मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है। अब इससे होता ये है कि प्रक्रिया यानी कि जो हमारा अग्नाशय होता है, पाचन तंत्र होता है, यहाँ पे जो इंसुलिन है वो पूर्ण रूप से बन नहीं पाता है। ठीक है, या फिर इंसुलिन को ठीक तरह से ये प्रतिक्रिया करने नहीं देता है, जिससे कि मधुमेह हो जाता है। आपको पता कैसे चलता है कि आपके सामने वाले व्यक्ति को या फिर डॉक्टर को कि इस व्यक्ति को मधुमेह है, तो वो बहुत जल्दी थक जाता है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है,
बार बार उसे भूख लगती है, उसे धुंधला दिखाई देने लगा है, उसके गुर्दे खराब हो गए हैं, हृदय वाहिका में बीमारी है, वजन घट रहा है, पेशाब बार बार लगना, ये सभी मधुमेह के लक्षण है। कारण क्या है इसका? तो कारण ये है कि आज की हमारी जो गतिहीन अवस्था है, गतिहीन जीवन अवस्था जो है, जिसमें वॉकिंग करना, बाहर जाना तो दूर, हम टहलते तक नहीं है थोड़ा मोड़ा, है ना? तो ये कारण है। हमें आज के टाइम पे बहुत सारी बीमारियां लगती रहती हैं। व्यक्ति का शरीर यदि मोटापे में है, बीएमआई से अधिक है, तो भी उसको हो सकता है। भार का बढ़ना, आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो भी हो सकता है। आखिर इसको सुधारा कैसे जाए? तो इस बीमारी से व्यक्ति बच तो सकता है, मतलब बीमारी से बचाया जा सकता है, इसे नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर एक बार ये हो गया ना, तो पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ जो प्रिकॉशंस हैं, यानी कि सावधानियां, उसको हम ध्यान में रखेंगे तो इसको कंट्रोल ला सकते हैं। यदि वह भुज अंग आसन करे, पश्चिमोत्तासन करे, पवन मुक्त आसन करे, मत्स्य इंद्रासन करे, तो इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए मधुमेह के बारे में सारी बातें आपको समझ में आई। आगे अरे अरे अरे, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डायबिटीज एंड राइट इज सिम्टम्स एंड केयर्स। तो क्या है डायबिटीज, इसके सिम्टम्स, केयर्स एंड इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाए, इसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 26। ये भी प्रश्न आपका ऐसा है जिसमें दो दो नंबर के आपके तीन क्वेश्चन, तीन तीन नंबर के तीन क्वेश्चन, 5 नंबर का दो क्वेश्चन निकलेगा। ऐसे कोमल उत्तक चोटें क्या है, इनके कारण और बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है ना, क्या, कारण और बचाव, सारी बातें। तो कोमल उत्तक चोटें क्या होती हैं? कोमल उत्तक त्वचा, मांसपेशीय, स्नायुबंध या फिर उत्तकों में जब चोट लगती है तो उसको कोमल उत्तक चोटें बोलते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? तो खेल खेलने से पहले अपर्याप्त वार्म अप, यानी कि शरीर को अच्छे से गरमाया नहीं जाता है, अति प्रयोग या फिर किसी भी ठोस पदार्थ से आपका टकराव, अनायास गिरना या फिर बहुत ज्यादा थकान हो जाना, ठहराव या फिर मोच आ जाना, यानी कि मोड़ आ जाना, अनुचित उपकरण, खेल खेलने के लिए जो उपकरण चाहिए आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, किसी गलत उपकरण को उपयोग में ला रहे हैं, नया या फिर अपेक्षाकृत अधिक शरीर को नुकसान देने वाला क्रियाकलाप, तकनीक या फिर मुद्रा जो है वो उसका गलत होना, इन सारी चीजों की वजह से जो चोटें हैं कोमल उत्तक वो लगती है। इनसे बचा कैसे जाए? तो बचे जाने के जो इसके कारण है ना लगने के, वही इसके बचाव के भी कारण है। कैसे सर जी? देखिए, खेलों को मतलब शरीर को खेल गतिविधियों में भाग लेने से पहले अच्छी तरह से गरमाना चाहिए। खेल खेलने से पहले क्या करना चाहिए? शरीर को अच्छी तरह से गरमा लेना चाहिए। खाना हमेशा स्वास्थ्य ही लेना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण और अच्छी सुविधा वाले जो उपकरण है इसका ही उपयोग करना चाहिए। खेल मैदान या फिर कोर्टस जो है ये साफ और समतल रखने चाहिए। खिलाड़ियों को खेलों के नियम पूर्ण रूप से पता होने चाहिए। प्रत्येक जो उसके लिए गियर है, उसके लिए जो उपकरण है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, है ना? अति प्रशिक्षण, अति प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप थकावट है, आपके शरीर में बीमारी या फिर रोग है तो आपको खेल नहीं खेल। इस प्रकार से हम कोमल उत्तक चोटों से बच सकते। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई, क्या है, कारण क्या है, बचा कैसे जाए। इसी तरीके से इंग्लिश में, व्हाट आर दी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती क्या है, इसके कॉज क्या क्या है, ठीक है, तो क्यों होता है ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, लाइक दिस रीजंस, एंड इससे बचा कैसे जा सकता है, उससे बचने के ये कुछ तरीके दिए गए। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बढ़िया है। घर्षण क्या है और खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षण की व्याख्या। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले घर्षण दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न गति में प्रतिरोध घर्षण कहलाता है। यानी कि जब दो सतह, जैसे अभी मैं पेन टैबलेट पे जो पेन है इसको रख रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं ये लाइन बना रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच में संपर्क हो रहा है, जिससे गति क्या है कि ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है, मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो ये जो गति है, जो प्रतिरोध है, इसी को घर्षण बोला जाता है। अब ये होता दो प्रकार, एक होता है स्थिर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह की ओर बढ़ना शुरू करती है। मैं आपको ना एक उसके जरिए समझाऊंगा। देखिए, स्थिर घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इससे बोलते हैं स्थिर घर्षण। जैसे कि दौड़ने की प्रारंभ स्थिति, जैसे कोई रेसिंग हो रही होती है, 100 मीटर, 200, 500, 1000 भी है, ठीक है ना, उस समय जो खिलाड़ी हैं वो पैरों को पीछे करके, ठीक है ना, और अच्छे से एकदम रेडी भागने के लिए रेडी होते हैं।
जैसे ही जो कीपर है वो गन या फिर कुछ भी चलाएगा, इशारा देगा झंडे का, तो वो भागना शुरू कर देंगे। तो भागने से पहले ये जो स्थिति है ना, दौड़ने की स्थिति, इसको बोलते हैं। फिर गतिशील घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है, तो उसे गतिशील घर्षण कहते हैं। जैसे गेंद लुढ़क कर रुक जाने तक जो घर्षण बल लगा वो गतिशील है। यानी कि ये मान लेते एक टेबल है, इस टेबल पे ये गेंद थी और आपने धक्का दिया, तो ये लुढ़कते लुढ़कते इस तरीके से यहाँ पहुंची। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रक्रिया हुई इसकी, ठीक है ना, इसी को हम बोलेंगे गतिशील घर्षण। अब गतिशील घर्षण भी भैया दो प्रकार का, कौन सा? एक तो होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग। स्लाइडिंग में क्या होता है, जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लग जाती है, जैसे डिब्बे को गाड़ी पर चढ़ाना। रोलिंग, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है, उदाहरण हिट करने पर मैदान पर लुढ़कती बॉल का रोलिंग घर्षण के कारण रुक जाना, ये चीज, ठीक है। वेल, आपका जो मेन आंसर था वो घर्षण, स्थिर और गति, बस यही है, ठीक है। आ जाइए इंग्लिश में, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन है क्या? इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो डायनामिक भी दो तरह का होता है, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। आगे बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें दिया गया है फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, इसका वर्णन कीजिए। फार्टलेक विधि यह सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि फार्टलेक विधि क्या है? यह शरीर की सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है। दूसरा, स्वीडन मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो स्वीडन के गोस्ट होल्मर के द्वारा 1930 में इसे बनाया गया था। और फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का दूसरा नाम है स्पीड प्ले। तो एमसीक्यू में अगर आ जाए स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम है या फिर इस विधि का दूसरा नाम क्या है, तो आप भूलना मत, ठीक है। इसके द्वारा बनाया गया था स्वीडन के गोस्ट हेल्मर 1930 में। और दूसरा नाम, इसमें होता क्या है, तो इसमें एक इस विधि में जो धावक है, जो दौड़ने वाला खिलाड़ी है, वो अपने अनुसार अपनी गति को आसपास के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे उसकी गति होती है उस हिसाब से वो दौड़ना शुरू करता है। इस विधि के द्वारा उसकी जो सहन क्षमता है, वो कितना सहन कर सकता है, ये उसके विकास को दर्शाता है। खिलाड़ी जो है वो अपनी गति वातावरण के अनुरूप परिवर्तित या फिर अनुशासित कहलाता है। इससे इससे क्या होता है, इससे उसके हृदय की जो गति है वो 140 से 180 80 प्रति मिनट बीच रहती है। फार्टलेक प्रशिक्षण में दौड़ गति कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका 28 का फार्टलेक प्रशिक्षण विधि के बारे में, ठीक है। आ जाइए इंग्लिश में देखेंगे। तो डिस्क्राइब द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, तो ये क्या है ट्रेनिंग मेथड, आइए समझिए। तो बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है वो स्वीडन गोस्ट होलमन ने दिया था 1930 में, स्पीड प्ले। अब ये होती क्या है, तो इसके बारे में आप सारी बातों के यहाँ से रीड आउट कर सकते, समझ गए बढ़िया तरह से। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है ये सेक्शन नंबर जो सी था, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा देखो। सेक्शन नंबर आपका जो सी था, जिसमें 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझ लिए हैं। और आई होप आपको भी समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी को सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये सब समझ में आए, ठीक है ना। चलिए, अब सेक्शन डी आ जाता है, केस स्टडी प्रश्न, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी किताब से मैंने चित्र नहीं लिए, बल्कि चित्र जो है वो सपोर्टिंग मटेरियल से मैंने उठा, ठीक है। क्वेश्चन 29 क्या है कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पैर है ये क्या दर्शाते हैं, ये पैर यहाँ से इस तरीके से हैं, मतलब कि जो घुटने हैं वो आपस में मिल नहीं रहे, और ये बीच में क्या हो रहा है कि गैप दे रहे हैं। तो ये किस विकृति का नाम है, ये धनुषाकार टांग, यानी कि जो बॉल एक्स होती है उसका। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम, तो विकृति का नाम है धनुषाकार टांगे, यानी कि बॉल एक्स। चित्र में दर्शाई गई ये जो विकृति है इसके दो लक्षण बताइए। तो पहला लक्षण क्या है कि दोनों घटनाओं के बीच में जो दूरी है ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। ये जो दूरी है ना ये वाली, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। खड़े होने की स्थिति में या फिर चलने की स्थिति में, दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, ये देख रहे हैं, ये बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। ये इसके लक्षण है। आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इस विकृति के दो कारण बताइए। तो सबसे पहला कारण ये है, घुटनों के लैटरल लिगामेंट, ठीक है, और मीडियल लिगामेंट की अपेक्षा ये ज्यादा बढ़ जाते हैं।
हड्डियों का, मांसपेशियों का कमजोर होना, लंबे समय तक सुख आसन में बैठना, गलत तरीके से चलना, वजन ज्यादा बढ़ना यानी कि मोटापा होना, ये सारे कारण। ठीक है। इस विकृति से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, क्या सुधारात्मक उपाय हैं? तो वॉकिंग कैपलेट्स का इस्तेमाल करना, घुटनों की मालिश करना, गरुड़ आसन करना, मत्स्य इंद्रासन करना, ये सारे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक दिमाग क्या यूज किया गया है, ध्यान से समझिएगा। अभी तो आपको ये चित्र के माध्यम से मैंने समझा दिया सारी बातें, लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, बताइए कि धनुषाकार टांगों के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसके सुधारात्मक उपाय होते हैं। तो आप कैसे लिखते हैं? इसीलिए मैंने चित्र भी उसी तरीके से लिया है कि अगर चित्र वाला क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन में भी आ जाए तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है, अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊंगा, टेंशन मत। तो ये पिक्चर आ गई हमारी। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख लीजिए। जो यहाँ पे विकृति दर्शाई गई है वो कौन सी है, बोलक्स है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके रीजन क्या है और इसको कैसे सही किया जा सकता है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई। ठीक है। अब आता है अगला जो कि हमने पहले ही एमसीक्यू में डिस्कस किया था। ये कौन सा टेस्ट है बच्चों? तो चित्र में दिए गए टेस्ट का नाम क्या है? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ना, ये आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये इस चित्र के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो भी यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, समझते चलिएगा बस आप ध्यान से। तो क्या दर्शाया गया है? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। और इस टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य ये होता है कि एक पैर पर सफलतापूर्वक संतुलन बनाने की जो क्षमता होती है इसे मापा जाए। यह स्थिर संतुलन के साथ पैरों, पैब्लिक व ट्रंक की मांसपेशियों की शक्ति का भी मूल्यांकन इसमें करता है। अब चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरण क्या चाहिए? तो बिना फिसलन वाली समन यानी कि सतह चाहिए, एक स्टेप वॉच और एक ईंट चाहिए। ठीक है। अब इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है? तो स्कोरिंग से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका परीक्षण कैसे। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं समझाने वाला हूँ आपको, समझिए। देखिए, ये जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? तो पहले तो अपने पसंदीदा पैर पर बीम यानी कि ईंट पर आपको खड़े हो जाना। इस प्रकार से ये जो ईंट दिख रही है ना आपको नीचे व्हाइट वाली, आपको अपने लेफ्ट या फिर राइट पैर से इस पे खड़े हो जाना है आपके साथ। अपने पसंदीदा पैर पे संतुलन आपको बनाते हुए अपने फ्री पैर को घुटने पर मोड़े तथा इस पैर को कुल्ले के नजदीक रखिए। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, इसको कुल्ले के नजदीक इस तरीके से रखना है। ओके। और इस स्थिति में आपको कम से कम 60 सेकंड तक रहना है। जब प्रतिभागी फ्लेमिंगो की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो रिकॉर्ड स्टॉप वॉच शुरू किया जाता है, यानी कि जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तब स्टॉप वॉच स्टार्ट की जाती है। जब भी प्रतिभागी अपना संतुलन खोता है यानी कि बीम से गिरकर या फिर पैर को छोड़ देता है तो स्टॉप वॉच को रोका जाता है और संतुलन बनाने पर फिर दोबारा शुरू किया जाता है। जैसे पर ये नीचे हो गया तो स्टॉप वॉच बंद कर दी जाएगी, फिर जब ये ऊपर जाएगा तब चालू की जाएगी। संतुलन के 60 सेकंड में गिरने और बिगड़ने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है। फिर होती है इसकी स्कोरिंग। तो स्कोरिंग कैसे होती है? 60 सेकंड में गिरने या संतुलन खोने की कुल संख्या को फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट के स्कोर में दर्ज किया जाता है। यदि पहले 30 सेकंड में 15 से अधिक बार वो व्यक्ति गिरता है, ठीक है, 15 से अधिक बार पैर उसका इधर उधर होता है, वो नीचे गिरता है, तो फिर ये परीक्षण 60 सेकंड भी नहीं चले। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो टेस्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। अब जो क्वेश्चंस आपको हिंदी में समझाए सेम वही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ से पढ़िए इसको और समझिए अच्छी तरीके से। ठीक। फिर यहाँ पे आ जाता है आगे कि आखिर इसकी स्कोरिंग कैसे होती है और इसकी टेस्टिंग प्रोसेस कैसे हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो था वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा अगला वाला। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक 5 नंबर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चित्र को अध्ययन करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो महिला है वो किस प्रकार का आसन कर रही है। ये महिला कपाल भाती आसन कर रही है। कौन सी? कपाल भाती। आइए समझते हैं। चित्र में दर्शाए गए आसन का नाम कपाल भाती। चित्र में दर्शाए गए आसन की परिभाषा। कपाल भाती एक ऐसा आसन है जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है। तो ये बहुत ही आसान प्राणायाम जिसे कोई भी एक स्वास्थ्य व्यक्ति आसानी से कर सकता है। चित्र में दर्शाए गए आसन के आपको 2 लाभ बताने हैं, यानी कि कपालभाति के 2 लाभ बताने। तो सबसे पहला लाभ तो ये है, कपालभाति आसन वजन कम करने में मदद करता है, पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है
हमारे शरीर की पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। डायबिटीज, अस्थमा आदि ये जो रोग होते हैं इनमें अच्छा बनाता है। कब्ज, कफ इत्यादि की शिकायत को दूर करता है। दो बताए गए थे, मैंने आपको चार बता दिए, 4 से 5 बता दिए। ठीक है। अब इस आसन को करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस आसन को करने वाले के लिए? तो सबसे पहली तो ये है कि कपालभाति आसन कभी भी बंद कमरे में ना करें, या फिर ज्यादा जहाँ पे गर्मी हो वहां पे भी ना करें। धूल धुएं वाली जगह हो वहां पर भी ना करें। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग पे इसका उल्टा असर पड़ेगा। जिस व्यक्ति का पेट का ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, तो उससे ये आसन नहीं करना चाहिए। हृदय मतलब थोड़े समय तक, जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक नहीं करना चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। हृदय संबंधी रोग की स्थिति में नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको हार्ट अटैक आता है या फिर आपको लगता है बीपी आपका ज्यादा है तो मत करें। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ये आसन नहीं करना। ठीक है, तो ये था कपालभाति का पूरा प्रोसेस। क्या इसका आसन है, बस विधि नहीं बताई गई, है ना? बाकी सारी चीजें तो पता ही चल गई। ये कपालभाति आसन यहाँ पे किया जा रहा है और ये पिक्चर में कपालभाति दर्शाया गया। इसका मीनिंग क्या है, कपालभाति के बेनिफिट्स क्या हैं? ये 4 बेनिफिट्स आपको मैंने बता दिए और फिर यहाँ पे इसके लिए क्या-क्या सावधानियाँ चाहिए वो भी आपको बताया। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला प्रश्न और अब जो हम प्रश्न करेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े-बड़े प्रश्न हैं। तो इसीलिए अब इन 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सेक्शन नंबर ई है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है? चलिए समझते हैं। देखिए पहले बात करेंगे 32 के सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसमें ये पूछा गया है बुलिमिया नर्वोसा, जिसे हम बोलते हैं अतिशुथा या शुतातिशय। ठीक है, ये आखिर क्या है और इसके प्रमुख लक्षण, कारण व निवारण। देखिए आपकी किताब में इसका एक पूरा टॉपिक दिया है, तो इस वीडियो में इस पेपर के इस क्वेश्चन में आपको बुलिमिया का भी पूरा टॉपिक समझाऊंगा, साथ ही आपका जो एनोरेक्सिया नर्वोसा शुथा अभाव है, ठीक है, इसका भी पूरा टॉपिक आपको मैं समझाऊंगा। अब बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा अतिशय शुथा अभाव। ये क्या होता है? यह एक खान पान संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति लालचवश अपने शरीर, अपनी भूख की तृप्ति से कहीं ज्यादा भोजन खा लेता है, जितना उसे चाहिए उससे भी ज्यादा खा लेता है। ठीक है, और बाद में जब इस व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो शर्मिंदगी महसूस करता है, फिर पछताता है और पश्चाताप क्या करता है, फिर वो खाने को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, या फिर उपवास रखता है, डाइटिंग करता है, व्यायाम करता है कठिन से कठिन, दवाइयाँ लेता है, ठीक है, और कई प्रकार की ट्रीटमेंट लेता है, हाजमा चूर्ण लेता है, इत्यादि लेता है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रकार है ना, ये सारी जो बीमारी है, ये होती है बुलिमिया नार्कोसिस। कारण क्या है? हालाँकि इसका कोई निश्चित कारण तो है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें ये ऐसा हो सकता है। जैसे कि पहले वंशानुक्रम, जिसके परिवार में कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है, तो ये उसे भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारक हैं, क्योंकि कई बार हमें जो भोजन अच्छा लगता है, हमारा उसके प्रति लालच बढ़ जाता है। जैसे बाहर के चाउमीन, फिंगर मोमोज़ ये सारे जो हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा लालच बढ़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे खाएँ। अगर नहीं खाते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमारी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है ना? तो ये उसकी वजह से हो जाता है। खेल विधि प्रकार भी आ जाता है। सामान्यतः जिम करने वाले, ठीक है, दौड़ने वाले या फिर कुश्ती वाले, ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें ऐसा खाना चाहिए होता है कि जो कि बहुत ही कम मतलब ऐसा खाना हो जो इनके शरीर पे ज़्यादा असर ना डाले, ठीक है? उसके बाद अन्य कारण, कई बार गरीबी, उपवास, कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे अभिनेता, नर्तकी, मॉडलिंग के, इसमें आप फिट और स्लिम दिखने के लिए बहुत प्रकार की जो विधि इसका उपयोग करते हैं, तो लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो ये होता है बुलिमिया नर्वोसा के कारण। आखिर हमें पता कैसे चलता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, वो इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है? तो कई प्रकार से पता चलता है। पहली बात तो वो छुप-छुप के खाना खाता है या फिर एकांत में जाके खाना खाता है। वो बार-बार भोजन करता है, आधे घंटे पहले खाया, फिर 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद खाया। बार-बार भोजन करता है। उसका वज़न कभी-कभार तो महीने भर में बढ़ जाता है, कभी-कभार महीने में कम हो जाता है। तो ये खाने के बाद अक्सर खाने को बाहर निकाल लेता है, अक्सर उससे बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है। बार-बार वो पाचन से संबंधित दवाइयाँ लेता है, चूर्ण, नुस्खे लेता है, कमज़ोरी, चक्कर आते हैं, पेट दर्द, सीने में जकड़न, कब्ज़, एसिडिटी, ये सारे कारण बुलिमिया नर्वोसा के लक्षण बनते हैं। उपचार क्या हो सकता है भैया इसका? तो उपचार उपचार बहुत सारे। उपचार बेसिकली डिपेंड करता है
वो जो बीमारी का लक्षण है नार्वोशा का वो क्या है उसके आधार, ठीक है, जिसमें मनोचिकित्सक, फिजिशियन, आहार विशेषज्ञ, व्यायाम विशेषज्ञ इत्यादि हो सकते हैं। जैसे कि चिकित्सा संबंधी उपचार, जनरल फिजिशियन रोगी जैसे कि डायबिटीज है, किसी को उच्च रक्तचाप है, कब्ज है, एसिडिटी है या फिर अल्सर है, तो इत्यादि की जांच करने व सलाह व उपचार के लिए ये चिकित्सा संबंधी उपचार होता है। फिर मानव व्यवहार संबंधी उपचार होता है और आहार विशेषज्ञ के बाद शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ के द्वारा परामर्श भी होता है कि आप जो है क्या-क्या दवाई उपयोग कर सकते हैं। वो जो है आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ है इसके बाद। ओके? काफ़ी बड़ा टॉपिक था, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक है एनोरेक्सिया नर्वोसा श्रोता अता। इसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए अब आ गया है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए श्रोता अभाव एक भोजन संबंधी विकार है और यह एक मानसिक रोग है जो कि प्रारंभिक या मध्य किशोर अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है और इस रोग से पीड़ित, एक सेकंड दोबारा समझो, देखो ये क्या है, ये एक भोजन संबंधी विकार है जो कि मानसिक रोग भी होता है और ये प्रारंभिक या फिर जो मध्य किशोर अवस्था वाले बच्चे होते हैं इसमें पाया जाता है। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपना शारीरिक भार का जो वजन है इसको कम करने के उद्देश्य से भोजन को कम लेना शुरू कर देते हैं जिसके कारण वे बहुत ही दुबले प्रतीत होने लगते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए कई प्रकार के अनुचित तरीके अपनाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के हृदय तथा गुर्दों को क्षति पहुंचती है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह रोग उसकी जान भी ले सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इतना खतरनाक, ठीक है। इसके कारण क्या है भाई? तो इसके सबसे पहला कारण है भैया सामाजिक। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे जो प्रारंभिक और मध्य अवस्था के किशोर होते हैं ना, इनको इनके माता पिता या फिर मित्रों के द्वारा शारीरिक आकार को लेकर उपहास किया जाता है। जैसे आपका कोई दोस्त है ज्यादा मोटा है तो आप भी उसका मजाक उड़ाते हो, है ना? और अन्य लोग हैं वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं और आप पतले हो तो भी आपका मजाक उड़ाते हैं। तो ये सभी सामाजिक कारक, ठीक है, जैसे मॉडलिंग, जिम्नास्टिक, ये सभी आ जाते हैं। फिर आता है जैविक कारक। यदि इस समस्या से ग्रसित कोई गर्भवती स्त्री शिशु को जन्म देती है तो डेफिनेटली उसके शिशु में भी इस समस्या को मिलने की संभावना है और वो उसमें बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, महिला से ज्यादा। फिर इसके व्यक्तिगत कारक हैं। अक्सर व्यक्ति एक समूह में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उन सभी नियमों को मानता है, उन सभी नियमों का आदेशों का पालन करता है जो इस समस्या से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो अपने समूह में 4-5 लोगों दोस्तों का ग्रुप है तो चाहता है ना कि हर एक बंदा कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा लगूं, सबसे ज्यादा हुस्न दिखूं, अच्छा स्वास्थ्य, हेल्दी, मोटा, ताजा ऐसा दिखूं। तो उसके लिए वो ना गलत गलत नियम आदेश इनको पालन करता है, ठीक है ना? ये चीज। इसके लक्षण क्या है भैया जी? लक्षण बहुत सारे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, शारीरिक भार में तेजी से कमी आती है क्योंकि खाना बंद ही कर दिया है। आपका शरीर पतला हो जाता है, पतले लगने लगता है। किशोरियों में मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है। नॉर्मली मासिक धर्म का टाइम होता है 25 से लेकर 30 दिन का, ठीक है। लेकिन अगर आप खाना बंद कर देते हैं तो जो एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है वो आपके शरीर में बनेगा ही नहीं, तो मासिक धर्म आएगा ही नहीं, है ना? तो वही चीज है। उल्टी यानी कि वॉमिटिंग, शरीर के फूलने, एहसास और कब्ज की शिकायत इसमें ज्यादा होती है। रक्तहीनता बहुत ज्यादा होती है। नाड़ी गति या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो धीमा हो जाता है। आपका रक्तचाप, दांतों की समस्या होती है। लाल ग्रंथि में सूजन की आशंका बढ़ जाती है। कई बार अधिक भोजन सेवन कर लेते हैं तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये लक्षण हो गए इसके। अब बारी आती है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए? तो बचने के भी कई सारे उपाय, ठीक है ना? कौन कौन से? भार को कम करने के लिए जो नॉर्मली सुनी सुनाई बातें होती हैं इस पे कभी ध्यान मत दें। किताबों की अपेक्षा आप एक विशेषज्ञ, एक डॉक्टर से मिले, वो आपको बताएगा। इसे झोला छाप से नहीं, जो अपनी फील्ड में मास्टर किया हो उससे मिलना, इसे झोला छाप। बच्चों को ये समझना चाहिए कि भारी शरीर होने के बाद बावजूद भी तुम तंदुरुस्त और अच्छे दिख सकते हो। समस्या से ग्रसित जो व्यक्ति है, उससे दूर रहो, मनोवैज्ञानिक की सहायता लो और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयां भी इसमें ले जा सकते, ठीक है। तो ये था भैया एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए, अब यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखिएगा और तब तक आप सभी बच्चे मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। व्हाट इज बुलिमिया नर्वोसा, इसके सिम्टम्स, केयर्स एंड सॉल्यूशंस, सारी चीजें बताओ। तो बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है इसके बारे में यहाँ से पढ़िए। आखिर ये होता क्यों है, ठीक है, कारण क्या है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं।
एंड देन इससे बचा कैसे जाए तो डिपेंड करता है कि लक्षण क्या है इसका, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा है क्या? तो ये उसकी परिभाषा है। आखिर इसके कारण क्या है? तो ये इसके कारण है। और इससे बचा कैसे, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसे बचा कैसे जाए? तो बचने के कुछ ये तरीके दिए गए। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। आ जाइए, ध्यान से समझते हैं। 33 में पूछा गया है, निरंतर विधि तथा इंटरवल यानी कि जो अंतराल विधि होती है, इसमें आपको अंतर और एक एक लाभ बताना है। आइए समझते हैं। अरे रे, कहाँ चला गया? ओके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं निरंतर प्रशिक्षण विधि की। देखिए, इस तरह के व्यायामों को लंबे समय तक बिना रुके किया जाता है, इसीलिए इनमें कार्य करने की प्रबलता कम होती है। इसमें खिलाड़ी की हृदय जो गति है वो व्यायामों के दौरान 140 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए, और व्यायाम करने की अवधि जो है वो 30 मिनट से कम 30 मिनट से अधिक हो। इसमें दौड़ना, पैदल चलना, साइकिल चलाना या फिर क्रॉस कंट्री दौड़, ये सभी इसमें शामिल। अब ये तो आपको पता चल गया ये है क्या। अब इसके लाभ समझिए। तो लाभ क्या होता है? सबसे पहला तो इससे थकावट होने के बावजूद भी कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है उसमें हमारी बढ़ोतरी है। जब हम थक जाते हैं तो भी हम कार्य कर सके, ऐसी इच्छा, ऐसी जो ताकत है वो हमारे अंदर आती है। मांसपेशियों में आरबीसी, लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, कण जो होते हैं, इनकी मात्रा में वृद्धि करते हैं। हृदय और हमारे फेफड़ों की जो कार्य कुशलता है उसको और मजबूत बनाती है। मांसपेशियों और हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के भंडारण की क्षमता को बढ़ाती है। खिलाड़ियों में आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास ये बढ़ता है, और उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गए भैया जी इसके लाभ। आ जाइए बात करते हैं अब। है, एक सेकेंड, अंतराल। ओके, मतलब यहाँ पे मैं अंतराल विधि को लिखना भूल गया। ठीक है, वैसे मैंने आपको भी बताया था ना 3 नंबर में ये विधि क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो इंटरवल यानी कि अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभ क्या है? तो खिलाड़ी कम समय में अधिक कार्य करने के इसमें योग्य बनता है। श्वसन तंत्र और रक्त संचार के लिए लाभदायक होता है। प्रशिक्षण खिलाड़ी प्रगति को आसानी से देख सकता है। खिलाड़ी थोड़े समय में अपनी सहन क्षमता को बढ़ा सकता है। खिलाड़ी को अपने प्रशिक्षण और प्रभाव के लिए सही जानकारी मिल जाती है, और गलती करने के बाद प्रशिक्षण खिलाड़ी को उचित सुझाव भी दे सकता है। जो उसका प्रशिक्षक होता है वो उससे कहता है कि बेटा ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, गलती होती तो वो बता दो। वेल, इसकी विधि 3 नंबर में आपको मैं समझा चुका हूँ पहले। ओके, अब इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस जो ट्रेनिंग मेथड है वो क्या होता है, आप यहाँ से पढ़िए, और इस मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो पढ़िए, और फिर इंटरवल जो ट्रेनिंग मेथड है इसके क्या क्या बेनिफिट है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 34। बड़े ध्यान से समझिए। 34 में पूछा गया है, कार्डियो श्वासन संस्थान पर व्यायामों से होने वाले प्रभावों को विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है, तो हमारे कार्डियो श्वासन संस्थान पर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ये समझा। तो सबसे पहला तो है हृदय गति जो है ये सही हो जाती है और बढ़ती है। हमारी जो सहन क्षमता है इसमें भी वृद्धि होती है। जब हम लंबे समय तक व्यायाम करते हैं तो हमारी सहन क्षमता में, शक्ति में वृद्धि होती है। बिना थके लंबे समय तक हम काम कर पाते हैं। हमारे स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम व्यायाम को तीव्र गति से और ज्यादा अवधि तक करते हैं तो हमारे प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं निलय से निकलने वाला रक्त की जो मात्रा है उसमें वृद्धि, रक्त के आयतन में वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, प्राणधार वायु की क्षमता में वृद्धि होती है, सक्रिय वायु कोशिकाएं होती है, मिनट आयतन घटता है, और दूसरे श्वास की स्थिति छुटकारा मिलता है। किसी प्रकार की श्वास बीमारी है तो वो भी सही होती है। ठीक है, ये कुछ है इसके पॉइंट। ओके, अब इंग्लिश में आ जाता है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन एंड्योरेंस, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को अच्छा बनाता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ विटल एयर। कुछ ये बात है। ओके, ओके, तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी ने मेरे साथ मिलके पिछले 40 मिनट के अंदर, लगभग 40 मिनट के आसपास, क्लास 12th का
आपका जो फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 31 तारीख को, इसकी तैयारी के लिए जो हमारा पहला पेपर था इसके पार्ट 2 को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है और हमारा ये अब पार्ट और ये सैंपल पेपर और ये वीडियो यहाँ पे हो जाती है एंड। ठीक है, अब आपके लिए मैं ऐसे ही कम से कम 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी और भी लेके आऊंगा जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाएगी। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सकें। और सारे बच्चे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट करके कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है, कोई डाउट वगैरह होता तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस को पाने के लिए।